डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम ये टोटल 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वी डी एंड आई। वी डी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज़ अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध, पहला टॉपिक है। फिर डेरिवेशन करेंगे इसके लिए, वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन ए एन ई, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको डिराइव करेंगे। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोट है, उसे समझेंगे। और वोल्टेज वी एंड अपवाह वेग वी डी में संबंध भी स्थापित करेंगे, इसके लिए एक डेरिवेशन पार्ट है, उसको समझेंगे हम। इससे संबंधित नोट है, उसे देखेंगे। और अंत में ओम्स लॉ को हम लोग समझेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है और उसका स्टेटमेंट क्या है। पहला टॉपिक है अपवाह वेग वी डी एवं धारा में संबंध। तो इसे स्थापित करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने एक वायर कंसीडर किया है। वायर सिलिंड्रिकल शेप में ही होता है, तो उसके किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पर विचार कर रहे हैं हम लोग। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए सपोज कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं एरिया इसका ए है, इधर भी एरिया ए हो जाएगा। इसको हम लोग एक्सटर्नल बैटरी सोर्स, वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, प्लस पॉजिटिव टर्मिनल और माइनस नेगेटिव टर्मिनल से इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। सर्किट पूरा कर लिया हमने। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है। देखिए इस तार की जो ये लंबाई है, वायर की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, उसे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, वो कितनी है, L है, स्मॉल l। और जब ये बैटरी इस वायर से कनेक्ट हो जाएगा तो इस बैटरी के कारण इस वायर के दोनों एंड पर, दोनों सिरों पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, इस तरीके से पोलैरिटी जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वायर के एंड के अक्रॉस क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, राइट, विभवांतर आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पहले रैंडमली गति कर रहे होंगे, यानी कोई इधर जा रहा होगा, कोई नीचे, कोई ऊपर, कोई दाएं, कोई बाएं, इस तरीके से जा रहा होगा। लेकिन जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के द्वारा ये अप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है इन दोनों के मध्य में। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉनों पर यानी आवेश पर फोर्स लगाएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखें तो F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, यानी F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या, इलेक्ट्रॉन है ये, तो माइनस ई हो जाएगा और ये हो जाएगा ई। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के अगेंस्ट फोर्स लगेगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर सेटअप होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हो रहा है उसे हम लोग रेड पेन से दर्शा रहे हैं, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, देखिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट ये है और नेगेटिव प्लेट ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। लेकिन फोर्स जो लगेगा वो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में, यानी फोर्स इधर लगेगा, यानी ब्लू पेन से दर्शाया जा रहा है, देखिए। तो फोर्स इधर लगेगा, यानी इन इलेक्ट्रॉनों पर जब ये बैटरी अप्लाई किया जाएगा तो इस बैटरी के विभवांतर V के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगाएगा जो कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी सभी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। पहले ये रैंडमली गति कर रहे थे, तो जब रैंडमली गति कर रहे थे तो नेट वेलोसिटी काउंट जो करते हैं हम लोग वो जीरो, एवरेज हम लोग औसतन क्या कंसीडर कर लेते हैं, जीरो कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन बैटरी अप्लाई करने के बाद इनका वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि ये सभी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो जाएंगे और एक वेग, एक निश्चित वेग को प्राप्त करेंगे और उस वेग को हम लोग क्या कहेंगे, अपवाह वेग यानी VD कहते हैं। तो किस वेलोसिटी से ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो वेलोसिटी है VD, ठीक है बच्चों। ये जो वायर दिख रहा है L लंबाई का,
इसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल क्लियर है। तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सपोज कर लेते हैं, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं कैपिटल N, ठीक है। और एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर लीजिए आप स्मॉल n, यानी इसके इस तार के एकांक आयतन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, स्मॉल n। तो बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा n इंटू ए इंटू एल। देखिए ए क्या है, एरिया है, एल क्या है, लंबाई है। तो एरिया को जब लंबाई से गुना करेंगे तो टोटल इस वायर का आयतन आएगा, और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल n कंसीडर किया है हमने। तो एकांक आयतन में स्मॉल n है, तो पूरे इस आयतन में कितने आयतन में, a इंटू एल, ए एल आयतन में कितने होंगे, तो n इंटू ए एल होंगे, और यानी टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n जो होगी वो NaL होगा। बच्चों आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू होता है Ne, पढ़ा है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है n, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है E। तो इस तरीके से n की जगह हो जाएगा NaLe, तो ये हो जाएगा Q। चाल बराबर होता है Vd बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी आप बताइए इन इलेक्ट्रॉनों को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक तय करना पड़ेगा। तो दूरी कितना तय कर रहा है, L, जो इसकी लंबाई है वही दूरी होगा, तो L, और बटा T क्या है, समय। तो समय हम लोग ले लेते हैं T, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, धारा बराबर होता है Q बटा T, ये होता है धारा, ठीक है। Q बटा T ये होता है धारा। बच्चों Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है NaLe। देखिए तो हो जाएगा I इज इक्वल टू NaLe बटा T। Q बटा T बराबर I, यानी I बराबर Q बटा T। Q की वैल्यू NaLe, तो I बराबर NaLe बटा T। बच्चों n की जगह n, a की जगह a, l और e। t की जगह पे क्या होगा, देखिए इस t को आप यहाँ लाइए और इस vd को आप यहाँ लाइए, तो t बराबर क्या हो जाएगा, l बटा vd, l और बटा में vd। इस l से l ये कट गया, vd ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा NaE इंटू vd, ये हो जाएगा I। और यही हमारा संबंध है। पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ से अगर आप चाहें तो VD निकाल सकते हैं। VD क्या हो जाएगा बताइए, तो VD हो जाएगा I बटा ANE, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं NaEVD क्या हो जाएगा, ANE बटा में आ जाएगा इसके, ठीक है। ये देखिए रिलेशन बिटवीन VD एंड I विच इज VD इज इक्वल टू I अपॉन ANE, ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक नोट है, देखिए नोट क्या है, यदि करंट को हम लोग नियत मान ले, ठीक है, करंट को हम लोग नियत मान लेते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा। देखिए वैसी स्थिति में अगर I कांस्टेंट है तो ये जो E दिख रहा है ये तो कांस्टेंट होता ही है, यानी VD जो हो जाएगा उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा A इंटू एन का, ये इधर गुना में चला जाएगा, AN बराबर हो जाएगा I अपॉन E, जो कि नियतांक हो जाएगा, नियतांक। बच्चों N जो होता है क्या होता है बताइए, N डिपेंड करता है किस पर, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ क्या है यहाँ पर, तार, वायर। ये जो वायर है ये किस मटेरियल का है, ये आयरन का है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, उस पर डिपेंड करेगा इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, राइट।
तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो होता है स्मॉल n, वो डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो। तो अगर पदार्थ की प्रकृति नियत हो, यानी हम लोग पदार्थ एक फिक्स कंसीडर कर रहे हैं, है ना, यानी दिए गए किसी पर्टिकुलर वायर के लिए क्या होगा, तार के लिए n भी हमारा क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो अगर n नियत हो जाएगा तो बच्चों अब क्या आएगा बताइए, अब हो जाएगा a इंटू वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा नियतांक, क्योंकि ये वैल्यू भी नियतांक है तो इस ये इधर बटा में आ जाएगा, तो नियतांक बटा नियतांक एक नया कांस्टेंट। तो यही हमारा जो अगला नोट जो है वो इम्पोर्टेंट नोट वो यही है। यानी अगर हम लोग एरिया कंसीडर करें A1 और चाल कंसीडर करें 1, तो ये बराबर होगा A2 VD2 के। इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर A3 VD3, इस तरीके से। आपने 11th क्लास में लिक्विड के फ्लो में एक नली से जब लिक्विड फ्लो होता है उसके लिए आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यानी सातत्य समीकरण पढ़ा था, वो कुछ ऐसा ही था। एरिया इंटू वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है वो ये देखिए, अर्थात किसी दिए गए चालक जो कि असमान काट क्षेत्र का है के लिए कम काट क्षेत्रफल के भाग में इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल अधिक तथा अधिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के भाग में कम होती है। ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है। यानी ऑब्वियस ही बात है, जिस पर्टिकुलर वायर, जैसे ये वायर है देखिए, वायर के जिस पर्टिकुलर स्थान में एरिया क्या होगा, कम होगा, अनुप्रस्थ काट क्या होगा, कम होगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ से ए जो है वो वी डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका एरिया कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। यानी अगर आप यहाँ कंसीडर करें एक वायर है तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है और यहाँ पे एरिया कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाई स्पीड होगा यहाँ से। तो यही कहना चाह रहा है ये इम्पोर्टेंट नोट। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये हमने अभी अभी पढ़ा। यहाँ पे V1 जो है वो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज VD1, एंड ये क्या है VD2। ठीक है, सिंपल सा फैक्ट यहाँ पे ये बताया गया कि जहाँ पर एरिया, वायर का एरिया जो होगा जिस पर्टिकुलर स्थान पर कम होगा वहाँ वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जहाँ ज़्यादा होगा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन VD एंड वोल्टेज V। यानी अभी अभी हमने देखा करंट I और अपवाह चाल में संबंध। अब हम देखने जा रहे हैं वोल्टेज V और अपवाह चाल में संबंध। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए पिछले क्लास में ये बताया गया था, अपवाह वेग का फॉर्मूला क्या आया था, ई टॉ डिवाइडेड बाई ME इंटू ई, ये फॉर्मूला आ रखा था। देखिए अपवाह वेग VD इज इक्वल टू ई टॉ डिवाइडेड बाई ME इंटू ई, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जो चैप्टर 5 का फर्स्ट लेक्चर वाला वीडियो है उसमें। तो अब समझिए इस चीज़ को, VD इज इक्वल टू ई टॉ बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पर जो वायर है, वायर की लंबाई है L और पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा V। वोल्टेज कितना हो जाएगा, V। यही V जो बैटरी का है वो इसको मिलेगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, E, और दूरी कितना है, L। तो एक संबंध आपने पढ़ा है क्या कि
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसमें जब हम दूरी यानी L से गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है। ठीक है, V इज इक्वल टू ई डी, डी इज यहाँ पे डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, स्मॉल एल। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, E की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन एल, E की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन एल बस। तो फिर इसको यहाँ पे रख देना है, तो वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टॉ डिवाइडेड बाई एम ई, और E की जगह हो जाएगा V अपॉन एल। यही संबंध है किसमें, वी डी और V में। टॉपिक का नाम था वोल्टेज V और अपवाह चाल VD में संबंध। तो ये रहा संबंध, सिंपल सा है। यहाँ से अगर ये चीज़ें कांस्टेंट क्वांटिटी हों, E तो कांस्टेंट होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट होता है, और दिया गया वायर हो तो उसके लिए लंबाई भी फिक्स होगी, और दिए गए वायर के लिए जो विश्रांति काल टॉ है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, वो भी कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यहाँ से VD जो होगा वो समानुपाती होगा V के, यानी जितना हाई पोटेंशियल ड्रॉप पावरफुल बैटरी आप अप्लाई करेंगे वायर के एंड के अक्रॉस, वायर के सिरों के क्रॉस, उतना ही ज़्यादा हाई स्पीड से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे, रन करेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई किया जाता है। तो ये एक संबंध है, हमने ये भी पढ़ लिया, रिलेशन बिटवीन VD एंड वोल्टेज V। अब इम्पोर्टेंट नोट VD के संबंध में क्या है, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट जो है वो बताया जा रहा है, बिल्कुल इसको आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। देखिए फॉर्मूले में L आया है, फॉर्मूले में L दिख रहा है आपको, VD इज इक्वल टू ई टॉ डिवाइडेड बाई एम ई V अपॉन L। फॉर्मूले में L दिख रहा है, ऐसा लग रहा होगा कि VD L पर भी डिपेंड करता है, बट इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए कि VD जो है वो व्युत्क्रमानुपाती 1/L, ऐसा किसी को लग सकता है कि VD जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा लंबाई के, ऐसा किसी को लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। VD L पर डिपेंड नहीं करता है, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती की बात ही नहीं है, डिपेंड ही नहीं करता है, बिल्कुल आप इस चीज़ को याद रखिए। आप कॉमन सेंस लगा के देखिए, सोचिए, ये तार है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उनकी वो वेलोसिटी क्या इस तार की लंबाई पे डिपेंड करेगी बताइए, नहीं करेगी। वो वेलोसिटी का तार की लंबाई से कोई दिल लेना देना नहीं है। आप एक बहुत ही लंबे रोड पर, 100 किलोमीटर लंबे रोड पर आप सफ़र कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड क्या ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? आप अगर 100 किलोमीटर लंबे रोड पर नहीं बल्कि 50 किलोमीटर लंबे रोड पर चल रहे हो, तो स्पीड क्या आपकी उसके हिसाब से कंट्रोल होगी कि रोड की लंबाई कितनी है? रोड की लंबाई कितनी भी हो उससे आपकी स्पीड को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने को जानना। फॉर्मूले में तो हमें दिख रहा है VD अपवहन वेग के फॉर्मूले में L दिख रहा है, यानी ऐसा लग सकता है कि लंबाई ज़्यादा होगा तो अपवहन वेग कम होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा, VD L पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए नोट में लिखा गया है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग चालक की लंबाई पर निर्भर, देखिए नहीं को अंडरलाइन किया गया है, नहीं करता है। आज के इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है ओम का नियम, ओम के नियम का कथन। ओम के नियम से रिलेटेड जो समीकरण V इज इक्वल टू IR, इस समीकरण का डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हम केवल कथन को बता रहे हैं कि ओम के नियम का कथन क्या है। तो ओम का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं 4 चीज़ें हैं जिनको हमें कंसीडर करना है। पहला लेंथ, दूसरा है एरिया, तीसरा है मटेरियल, और चौथा इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर।
और टेम्परेचर के साथ अन्य इन्वायरमेंटल कंडीशन भी आ जाता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें अगर नियत रहती हैं किसी चालक तार के लिए, यानी किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं का क्या मतलब है? लंबाई, काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो तार का होगा वो, पदार्थ की प्रकृति और तापमान, ये चीज़ें अगर नियत होती हैं तो फिर ओम का नियम कहता है कि आई जो होगा, यानी उस तार में, ये तार है मान लीजिए, तो उस तार में जो करंट फ्लो होगा आई, वो समानुपाती होगा इसके सिरों के मध्य के विभवांतर। यानी यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, इस सिरे का, ये जो एंड है इस तार का, जो ये एंड है, इस एंड का अपना एक पोटेंशियल होगा और इस एंड का अपना एक पोटेंशियल होगा। तो वो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा जिसे हम V से दर्शा रहे हैं, तो ये जो तार में बह रही धारा I है वो इस V के क्या होगा? समानुपाती होगा, है ना। इसको एक्चुअली में V समानुपाती I के फॉर्म में हम लोग दर्शाते हैं। यानी जो किसी चालक तार में बह रही, प्रवाहित हो रही धारा उसके सिरों, तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होता है यदि उस तार की भौतिक अवस्थाएं नियत हों, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ की प्रकृति तथा ताप। तो यही है ओम के नियम का कथन। तो ओम का नियम बिल्कुल सिंपल सी बात कहता है कि इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस, that is length, cross sectional area, nature of material and temperature are kept constant, then the current flowing through the wire is directly proportional to its potential difference between the ends of the wire। तो इस तरह से हमने ये 6 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इस लेक्चर में, और इसके बाद ओम्स के नियम का डेरिवेशन और इसके संबंध में और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन चीज़ों के बारे में हम जस्ट अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में इसको हम लोग पढ़ते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।